हेलो बच्चों, तो आज देखेंगे कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्या देखेंगे? कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो आज का टॉपिक है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो आज का टॉपिक है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखिए क्या होता है, बस यहाँ समझना है, लिखना कोई जरूरी नहीं है। बस इसीलिए इसको समझा रहा हूँ वेक्टर फॉर्म कि कभी कभी न्यूमेरिकल लगाना हो तो वेक्टर फॉर्म पे भी लगा सकते हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस समझ लीजिए क्या होता है। तो जैसे यहाँ हमने मान लिया कि Q1 पॉइंट चार्ज है, यहाँ मान लिया Q2 पॉइंट चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस हमने ले लिया r। एक बात बताओ, इस Q1 चार्ज पे इस Q2 चार्ज के द्वारा अगर सेम मान लेते हैं कि दोनों प्लस है चार्ज, तो Q1 पे लगने वाला फोर्स Q2 के द्वारा किधर लगेगा? अरे भाई रिपल्सन होगा। पहली बात तो दोनों पॉजिटिव है, रिपल्सन होगा, तो Q1 पे जो फोर्स लगेगा इसके कारण वो किधर लगेगा? इधर की तरफ लगेगा। तो ये हो गया हमारा Q1 पे लग रहा है तो F12 लिख दी, ये वेक्टर फॉर्म हो गया। फोर्स चूंकि वेक्टर फॉर्म पढ़ा। और यहां जो Q2 पे चार्ज लगेगा Q1 के द्वारा, तो वो किधर लगेगा? इधर लगेगा, F21। ठीक, तो ये आपका फोर्स हो गया। ठीक, तो अगर हमें निकालना हो कि Q1 पे कितना फोर्स लग रहा है, तो लिखेंगे फोर्स एक्टिंग, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 के द्वारा कितना लग रहा है? तो ध्यान से देखो, F12 वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूं कि Q1 Q2 अपान, यहां जो Q1 Q2 लिखा जाता है वो मैग्नीट्यूड लिखा जाता है, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 Q2 होता है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 Q2। ठीक, अब यहां जो है आपका क्या होता है? आर स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर यूज करेंगे। तो एक बात ध्यान से देखो, ये फोर्स किधर लग रहा है? इधर। ठीक, फोर्स इधर लग रहा है तो यूनिट वेक्टर देखो, यूनिट वेक्टर क्या होगा? R21 होगा। 2 से 1 इधर लग रहा है ना, तो R21 होगा। कौन सा वेक्टर फॉर्म होगा? तो R21 होगा। ठीक, तो ये होगा आपका यूनिट वेक्टर R21 होगा। ठीक, इसी प्रकार अगर इस पे हम निकालते हैं फोर्स, तो फोर्स कितना हो जाएगा? तो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू किस पे? Q1 से, कारण के Q1 चार्ज के कारण Q2 पे जो फोर्स लगेगा और F21 लगेगा। ठीक, वो फोर्स कितना लगेगा? इतना ही कूलॉम्स लॉ के अनुसार Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर क्या होगा? यूनिट वेक्टर यहाँ क्या होगा? फोर्स उधर लग रहा है तो यूनिट वेक्टर आपका क्या हो जाएगा? R12। ठीक, 1 से 2 इधर। तो ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जानते ही हैं कैसे डिफाइन किया जाता है, तो वेक्टर ए में मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए के मॉडुलस से डिवाइड करते हैं मैग्नीट्यूड से, तो ये यूनिट, इसलिए ये R21 की वैल्यू क्या होगी? अगर निकालेंगे यूनिट वेक्टर तो क्या होगी? बोलो, वेक्टर आर बटा क्या होगा? आर होगा, बोलो, R21 वेक्टर बटा R21 होगा। ठीक, R21 दैट इज R लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड R के ही बराबर होगा। ठीक, तो ये होगा, तो ये वेक्टर फॉर्म में है। ठीक, तो यही कूलॉम्स लॉ होता है वेक्टर फॉर्म में। ठीक, तो ये आपको समझना था, बस इसका उपयोग उतना नहीं है। ठीक, बस आपका एक न्यूमेरिकल आएगा तो हो सकता है उसमें उपयोग होगा, अगर नहीं भी होगा तो हम विदाउट इसके उपयोग का भी न्यूमेरिकल बता देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो मिटा दें, तो ये है वेक्टर फॉर्म। अब थोड़ा सा इस पे सुपरपोजिशन की बात कर दें, एक ये भी फोर्स बिटवीन मल्टीपल ऑफ चार्ज की बात कर दें,
क्योंकि इसका टॉपिक का जो है न्यूमेरिकल में यूज है। ठीक, तो अगला टॉपिक है आपका सुपरपोजिशन, जिसको बोलते हैं फोर्स बिटवीन मल्टीपल ऑफ चार्जेस, जिसको सुपरपोजिशन भी बोलते हैं। ठीक, तो देखिए क्या होता है, बहुत सारे अगर चार्ज में बस समझ लीजिए, उसके बाद तो बस ये जैसे मान लेते हैं यहाँ एक चार्ज है Q2, यहां मान लेते हैं एक चार्ज है Q3, यहां मान लेते हैं एक चार्ज है Q1। ठीक ठीक, तो इसकी बीच ये दूरी जो है पोजीशन R2 हो गया, इसका पोजीशन मान लेते हैं R3 हो गया। ठीक, इसका जो ये वाला जो भाग है बीच वाला, ये पोजीशन मान लीजिए R1 है Q1 के लिए। तो अगर हमें इस पॉइंट पे अगर निकालना हो फोर्स, इसके कारण भी फोर्स लगेगा और इसके कारण भी, अगर मान लेते हैं कि सबकी साइन जो है प्लस हो, सेम साइन हो। ठीक, तो ध्यान से देखो, ये जो फोर्स लगेगा इसके कारण, तो ये आपका कूलम्ब्स के लॉ के अनुसार ये आपका जो होगा इधर लगेगा, क्या लगेगा, F2 1 पे लग रहा है तो 2 के कारण, तो ध्यान से देखो ये क्या लिखेंगे F12, इसके कारण इस पे जो फोर्स लगेगा, इस पे हमें फोर्स निकालना है, इसके कारण इस पे फोर्स लगेगा तो उससे हमें नहीं मतलब, इसके कारण इस पे फोर्स लगेगा, वो किधर लगेगा, इधर लगेगा। ठीक, इसके कारण उस पे फोर्स लगेगा तो वो किधर लगेगा, ये लगेगा, तो ये F2 मान लेते हैं 13 हो गया। ठीक, ये 13 हो गया। अब देखो अब क्या होता है कि इसका दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो आपका ये होगा, मान लेते हैं ये F हो गया। ठीक, रिजल्टेंट फोर्स आप पढ़े हैं वेक्टर में, 11 में पढ़े होंगे, तो अगर ये वेक्टर फाइ दोनों, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर ये होता है आर, ऐसे पढ़े हैं ना, तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। अब ध्यान से देखो, अगर इसकी वैल्यू हम निकालें कूलम्ब्स लॉ के अनुसार, तो कितना होगा K Q1 Q2 बाय ये दूरी कितना है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ध्यान से देखो दूरी क्या होगा, अगर वेक्टर पढ़े होंगे तो निकाल लेंगे। ये आपका दूरी जो होगा ये हम डिनोट करते हैं, यहां से जो आपका जो दूरी होगा वो दूरी हम डिनोट कर देते हैं 1R2 से। ठीक, बात समझ में आई, 1R2 से। इसको दूरी हम किससे, 1R3 से। कैसे, ध्यान से देखो, 2 ये दूरी जो है 1 से 2 की तरफ है। ठीक, ये दूरी 1 से 2 की तरफ, ये दूरी जो है वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, R12 लिख दे, जिससे पता चलेगा Q1 और Q2 के बीच का क्या है, दूरी है। ये R13 लिखेंगे तो Q1 और Q3 की बीच की दूरी है। ठीक, अब यहां से ये निकल गया, तो ये हमारा हो जाएगा R12 का स्क्वायर। ठीक, अब इसका यूनिट वेक्टर लिखेंगे, तो यूनिट वेक्टर क्या लिखेंगे, फोर्स इधर लग रहा है तो ये होगा R12 यूनिट वेक्टर। ठीक, ये फोर्स इधर लग, अब ये इसकी वैल्यू निकालें तो इसकी वैल्यू क्या होगी, K Q1 Q3 अपान क्या होगा, Q1 Q3 अपान R13 का स्क्वायर और R13 यूनिट वेक्टर, ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर। ठीक, ये दोनों निकल गया, तो दोनों निकल गया। रिजल्टेंट पढ़े होंगे, तो रिजल्टेंट आप अगर रिजल्टेंट वेक्टर निकालना हो तो देखो कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट वेक्टर, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक, तो दोनों को जोड़ दीजिए, देखिए कितना आ रहा है, तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा हो जाएगा F12 प्लस F13, तो जोड़ दीजिए तो कितना होगा, K देखो K Q1 कॉमन है। ठीक, और क्या कॉमन है,
बस Q1 कॉमन, K Q1 कॉमन है दोनों में। हाँ, बचा क्या, Q2 अपान, चाहे रहने दो, K कॉमन ले लो बस, Q1 अपान R13 का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R13, ठीक, प्लस अगर यहां रखें इसको, सॉरी ये 1 2 होगा ना, 1 2 का स्क्वायर, ये होगा 1 2, ये होगा Q1 Q3 अपान R13 का स्क्वायर, ये होगा 13 का यूनिट वेक्टर, ठीक, ये 13, ठीक, ये हो गया। अगर इसी तरह बहुत सारे चार्ज हो तो क्या लिखेंगे, K Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर R12 यूनिट वेक्टर, ये Q1 Q3 अपान R13 का स्क्वायर R13 का यूनिट वेक्टर, प्लस इसी तरह डॉट 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 कर दें। अगर इसको जनरल टर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, K समेशन ऑफ I इक्वल टू क्या, 2 2n Q1 QI अपान, ठीक, R1 I, ठीक, यूनिट वेक्टर 1I। देखो इसमें क्या चेंज हो रहा है, Q2 Q3, यानी ये Q1 तो सेम है, ये चेंज नहीं हो रहा है, यहां 1 सेम है, 2 चेंज हो रहा है, देखो 3 हो गया, ठीक। तो यहां से तो I की वैल्यू 2 से, देखो ये Q1 रहेगा, यहां 2 रखेंगे, यहां 2 रखेंगे, यहां 2 रखेंगे, पहला टर्म, 3 रखेंगे, यहां भी रखेंगे, यहां दूसरा टर्म, इसी तरह रखते हैं। तो ये जनरल टर्म है। तो सुपरपोजिशन में क्या होता है कि किसी चार्ज पे निकालते हैं तो उसका क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। तो ये है आपका सुपरपोजिशन। तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे न्यूमेरिकल आएगा थोड़ा बहुत, तो इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल समझ में आएगा, तो ये कर लीजिए। अब एक न्यूमेरिकल बताते हैं एनसीईआरटी का, ठीक। अब चलते हैं आगे, एक न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, देख लीजिए अपने बुक में। एग्जाम्पल है, कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसको तीनों वर्टेक्स पे चार्ज है, और ये चार्ज जो है Q1 Q2 और Q3 है, जो कि Q के बराबर दिया है, और कह रहा है कि इसके सेंट्रॉइड पे एक सेंट्रॉइड पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या जो भी हो, फोर्स कितना होगा। ये सेम चार्ज है, यानी सेम साइन के हैं, तो सेम साइन क्या है, इसका मतलब हम मान लेते हैं अगर प्लस प्लस है, ठीक, ये प्लस प्लस है, ठीक, पॉजिटिव चार्ज दिया है, क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेम साइन दिया है बस, तो मान लो प्लस प्लस है। इसके बाद ये जो है, इस पे मैंने मान लिया कि लेट Q जो है, कैपिटल Q जो है दिया है, ये Q चार्ज दिया है इस पे O पॉइंट पे, तो O पॉइंट पे फोर्स कितना होगा, तो ये निकालना। एक बात ध्यान से देखो, ये Q1 के द्वारा इस पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, सेम साइन है, तो ये भी सेम साइन का है, प्लस ही होगा। तो दोनों ये कूलॉम्स लॉ के अनुसार Q1 पे जो Q पे जो Q चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो Q1 के द्वारा किधर लगेगा, इधर लगेगा, ठीक, मान लेते हैं F1 लग गया, ठीक। Q2 के द्वारा इस Q पे लगेगा जो फोर्स, ये किधर लगेगा, इधर लगेगा, F2 हो गया, ठीक। इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, इधर लगेगा, F3 हो गया। तो रिजल्टेंट फोर्स पूछ रहा है, ठीक, तो रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो आप चाहेंगे कि रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं, तो एक काम करते हैं, इन दोनों का रिजल्ट निकाल लें, फिर उसके बाद जो रिजल्टेंट आएगा इसके साथ निकाल लेंगे,
तो ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, F1 प्लस F2 प्लस F3, ये तीनों फोर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब ध्यान से देखो, अगर हम बात करते हैं तो यहां F1 का पहले वैल्यू निकाल लो, ठीक। तो सबसे पहले F1 की वैल्यू निकाल लो। F1 क्या है, ये तो F1 फोर्स निकालेंगे। तो एक बात बताओ, F1 दूरी हमें मालूम होना चाहिए, ठीक। ये दूरी दोनों, जैसे Q1 और Q2 चार्ज होता है, इनके बीच की दूरी चाहिए, तो ये दूरी आपका मालूम होना चाहिए। तो चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एक सेंट्रॉइड है, तो लिखेंगे देयरफॉर सिंस OB जो होगा OC के बराबर होगा और OA के बराबर होगा, ठीक, ये बराबर होगा। अब एक बात बताओ कि ये आपका जो सेंट्रॉइड है, ठीक, ये वाली जो लाइन होती है, ठीक, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंट्रॉइड से जो लाइन खींची जाती है, ये सेंट्रॉइड से वर्टेक्स से जो लाइन मिलाया जाता है और इस पे जो आती है लाइन, वो आपका जो है परपेंडिकुलर होता है। कैसे, तो ये जो लाइन होती है इसके दो भाग में डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट में, L/2 L/2, ठीक। और ये जो हमारा एंगल है पूरे कितने का है, 60 का। तो एक बात बताओ, ये साइड इसके बराबर है, ये वाला साइड कॉमन है, ये साइड इसके बराबर है, या एक काम कर सकते हैं कि साइड हम ले सकते हैं साइड क्या हो जाएगा, साइड से कांग्रुएंट हो जाएगा। तो ये वाली और ये वाली ट्रायंगल राइट एंगल हो गया, इसका मतलब ये 90 डिग्री होगा, ठीक। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि सेंट्रॉइड में जो ये वाली जो लाइन होती है ये परपेंडिकुलर होती है, इसको बाइसेक्ट करता है इन इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो ये आपका बराबर होता है। तो ये आपका जो दोनों ट्रायंगल होगा कांग्रुएंट होगा, देखो ये भी बराबर होगा, ये L/2 भी ये भी होगा, ठीक। बात समझ में आई, ये 90 है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक। ये आपका दूरी बराबर होता है, ये दोनों बीच का दोनों में होगा, कोई भी ले सकते हैं राइट एंगल, ठीक। एक हमने साइड ले लिया, एक हाइपोटेनस लग लिया, RHS से ये दोनों बराबर होगा, तो ये एंगल जो होगा 30 का होगा, तो ये 30 डिग्री आप लिख सकते हैं। तो 30 डिग्री अगर cos 30 डिग्री निकालते हैं तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो आपका L/2 बटा कितना हो जाएगा, OB। तो OB की वैल्यू निकालेंगे तो L/2 और ये हो जाएगा L/2 और ये आपका cos 30 की वैल्यू क्या होती है तो निकाल लेंगे। तो ये L/2 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, 2 ऊपर चला गया, ये कैंसिल हो गया, तो L/ क्या आ गया √3, यानी OB की वैल्यू B और किसकी वैल्यू OC की वैल्यू और OA की वैल्यू क्या हो जाएगी L/√3, ठीक। अब हमें ये दूरी निकल गया, तो अब F1 की वैल्यू निकालो। F1 की क्या होगा, KQ1 Q2 बाई R² मतलब क्या हुआ, R² मतलब क्या हुआ बोलो, L/3, यानी L²/3 होगा। तो ये आएगा आपका क्या हो जाएगा Q1 Q2 बटा L², 3 को आगे कर दे रहा, ठीक। इसी प्रकार F2 निकाल लो, तो F2 निकालेंगे तो ध्यान से देखो F2 क्या होगा, ये वाला है, ठीक। तो F2 Q1 Q2 सॉरी Q1, एक मिनट यहां गलत हुआ, ये कैपिटल Q होगा, ठीक, कैपिटल Q क्योंकि चार्ज Q है, तो ये आपका हो जाएगा F2 निकालना है तो Q2Q अपान L/3, L²/3 होगा, R² की वैल्यू कूलम्ब्स लॉ यूज कर रहे हैं, तो ये हो गया। अब इसको F2 को लिखेंगे ऐसे कि आप लिख देंगे 3 ऊपर चला जाएगा Q2Q/L², ठीक, ये हो गया। अब बताओ Q1 Q2 की वैल्यू क्या है, Q है, तो इसको है और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3K अपान क्या लिख सकते हैं L², यहां भी ये लिख सकते हैं 3K अपान L² हो गया। F3 निकाल लो, तो F3 क्या होगा,
इसके लिए तो क्या होगा K Q3 Q अपान R स्क्वायर L स्क्वायर बाई 3। इसको सॉल्व कर दो, F3 हो जाएगा आपका 3K और Q3 की वैल्यू Q रख दो और Q बटा L स्क्वायर। ठीक, अब रिजल्टेंट निकालना है तो ध्यान से देखो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। तो एक मिनट थोड़ा सा स्याही डालना। ठीक, अब ध्यान से देखो ये हमारा फोर्स हो गया, फोर्स निकल गया। चूंकि हमारा फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम वेक्टर क्वांटिटी में बदल दें। ठीक, बात समझ में आ रही है। ये हमने मैग्नीट्यूड लिखा है, अगर वेक्टर क्वांटिटी में बदल देंगे तब भी सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखो वेक्टर क्वांटिटी में अगर बदलते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, इसको F1 को क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो F1 को लिखेंगे 3K Q अपान L स्क्वायर। ठीक, ऐसे लिख दे रहे हैं 3Q अपान L स्क्वायर। यूनिट वेक्टर देखो इसका F1 का है ना, F1 कौन सा है, ये यूनिट वेक्टर क्या होगा, AO होगा। ठीक, यूनिट वेक्टर क्या होगा, AO। इसी प्रकार इसका जब यूनिट वेक्टर में लिखेंगे तो ये आपका क्या होगा 3Q बटा L स्क्वायर। यूनिट वेक्टर F2 के लिए, F2 है ना, ये है तो यूनिट वेक्टर DO हो जाएगा। ठीक, इसका लिखेंगे F3 तो ये आपका वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपका जो होगा ये जो होगा 3Q अपान L स्क्वायर और यूनिट वेक्टर F3 के लिए फोर्स कहाँ, ये तो यूनिट वेक्टर CO हो जाएगा। ठीक, ये हो। ठीक, तो ये हमारा हो गया C। अब हमें रिजल्टेंट निकालना, सुपरपोजिशन पढ़े हैं। F बराबर क्या होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3, यही पढ़े। ठीक, अब जोड़ दीजिए तो देखिए जोड़ने में सब कॉमन हो जाएगा। ये वाली वैल्यू कहाँ गया, ये और ये सब कॉमन हो जाएगा तो K3K Q बटा L स्क्वायर कॉमन हो गया। बचा क्या, आपका यूनिट वेक्टर बचा AO यूनिट वेक्टर प्लस BO यूनिट वेक्टर प्लस CO यूनिट वेक्टर, ये बचा। अब ध्यान से देखो, अब एक बात बताते हैं, ध्यान से देखिए। एक आप लोग पढ़े होंगे वेक्टर में, अगर वेक्टर जो है ठीक, अगर ये यूनिट वेक्टर है I यूनिट वेक्टर, J यूनिट वेक्टर, K भी, अगर ये जो यूनिट वेक्टर से जो ट्रायंगल बनता है, ठीक, अगर यूनिट वेक्टर से जो ट्रायंगल बन रहा है, अगर उनके पेयर ऑफ एंगल जो हैं 120 डिग्री के बनाते हैं, यानी इक्वल 120 डिग्री के, तो यूनिट वेक्टर का सम जो होता है 0 होता है। यानी अगर इसमें देखा जाए तो कोई भी दो यूनिट वेक्टर हैं, जैसे ये आपका यूनिट वेक्टर लेने AO और OC, CO, AO और CO को ले लेते हैं तो इसके बीच का एंगल कितना बना रहा है, 120 एंगल। ठीक, ये आपका 120, ये वाला भी 120, ये वाला भी भाग 120, ये वाला भी 120 होगा। ठीक, तो ये तीनों क्या होगा 120। तो जब भी यूनिट वेक्टर में पेयर ऑफ एंगल्स जो है अगर 120 डिग्री का बनाता है तो जो यूनिट वेक्टर से ट्रायंगल बनेगा वो साइक्लिक वेक्टर कहलाएगा। तो ये जो आपका होगा साइक्लिक वेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, साइक्लिक वेक्टर कहलाएगा। और साइक्लिक वेक्टर का सम जो होता है
वो आपका जो है साइक्लिक वेक्टर, इसको हम क्या, इसका जो सम आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। बात समझ में आई? तो ये आपका होगा 0। तो ध्यान रखिएगा, तो यही यहां यूज करना है। तो लिखेंगे क्या कि सिंस द पेयर ऑफ एनी यूनिट वेक्टर AO, BO and CO यहां द एंगल लिखेंगे, द एंगल ऑफ इज 120 डिग्री। 120 डिग्री दोनों, कोई भी दो पेयर ले लें यूनिट वेक्टर तो 120 डिग्री बन रहा है। तो लिखेंगे देयरफॉर फॉर्म अ triangle by unit vector is cyclic vector. Therefore OA unit vector plus unit vector BO plus unit vector CO is equal to 0। ठीक, तो ये हमारा 0 हो गया। तो देयरफॉर फोर्स कितना हो जाएगा, 0। ठीक, तो यहां आप 0 रख देंगे तो ये हो गया 0। तो कर लीजिए ये। अब इसके बाद एक एनसीईआरटी का और एग्जाम्पल है, उसको बता देते हैं, मिटा दें। एक दिया है कि कंसीडर अ चार्ज q एंड माइनस q प्लेस एट द वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक, इस पे चार्ज रखा गया है q और माइनस q। ठीक, और कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल शोन इन द फिगर द फोर्स व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज। प्रत्येक चार्ज पे हमें फोर्स बताना है। ठीक, तो ध्यान से देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब साइड यल होगा, यल होगा, यल होगा। ठीक, अब ध्यान से देखो, इस पे जो फोर्स, ये प्लस 2 ले लिए, एक माइनस, ये बी पॉइंट कर दे रहा हूं, इसको सी कर दे रहा हूं, इसको ए। अब ध्यान से देखो, बी पॉइंट पे जो चार्ज है, इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा इसके द्वारा लगेगा और फिर इसके द्वारा लगेगा। तो इसके द्वारा जो लगेगा वो किधर लगेगा, इधर लगेगा, क्योंकि दोनों का साइन क्या है, सेम है। ठीक, इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो अट्रैक्शन होगा। इस पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, इधर की तरफ लगेगा, निगेटिव की तरफ। ठीक, तो ये जाएगा। अब ये हमारा आ गया। अब यहां देखो, तो ये हमारा बी पॉइंट पे क्या हो गया, फोर्स हो गया। तो जो देखो, और यहां जो हमारा फोर्स सी पॉइंट पे जो लगेगा वो किधर लगेगा, ध्यान से देखो, दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो ये इधर लगेगा। ठीक, इस और इसके कारण जो लगेगा ये इधर लगेगा फोर्स। ठीक, इसी प्रकार माइनस क्यू चार्ज पे देखो, इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा, रिपल नहीं करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये अट्रैक्शन होगा और ये भी अट्रैक्शन, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव के बीच ये अट्रैक्शन होता है। ठीक, ये भी अट्रैक्शन होगा। अब देखो, इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, ये होगा। ये क्या है, रिजल्टेंट फोर्स है। ठीक, ये आपका जो सी पॉइंट पे है, इसका रिजल्टेंट फोर्स ये होगा। बात समझ में आई? और इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स ये। ठीक,
तो ये हमारा हो गया रिजल्टेंट फोर्स। ठीक, तो अब ध्यान से देखो, रिजल्टेंट फोर्स हमारा निकल गया। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको चेक करते, ये आपका ये जो फोर्स लगेगा इसके कारण वो कितना लगेगा, इसको कैलकुलेट कर लें। ठीक, इसको क्या करें, कैलकुलेट कर लें। तो एक बात बताओ, ये 60 डिग्री है, कितना है, 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। इसी प्रकार ये भी 120 डिग्री होगा, ये कितने का होगा, 60 डिग्री। एक बात बताओ, अगर ये F1 मान लेते हैं, ये F2 मान लेते हैं। ठीक, बात समझ में आई, ये F1 और ये F2। अरे भाई, इसके कारण लगा फोर्स F1 और इसके कारण इस पे जो लगा फोर्स F2, इन दोनों रिजल्ट का फोर्स हमने मान लिया रिजल्टेंट फोर्स F। ठीक, अब ध्यान से देखो, F डैश कर दे रहा। ठीक, तो F1 कैलकुलेट करो, तो नाउ कैलकुलेट करो F1। तो F1 इक्वल टू क्या होगा, F1 किसका फोर्स है, इसका, तो लगाओ कि दोनों Q1 Q2 Q है तो Q का स्क्वायर अपान बीच की दूरी कितना है, L का स्क्वायर होगा। अब यहां निकालो F2, निकालो F2 ये है, तो देखो क्या होगा, K, ये भी Q है, ये माइनस Q है, तो ये निगेटिव साइन नहीं लेंगे। बात समझ में आ रहा है, मैग्नीट्यूड लिया जाता है। बात समझ में आ रहा है, कूलॉम्स लॉ क्या कहता है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड होता है, तो यहां साइन नहीं लेंगे, तो Q स्क्वायर बटा क्या होगा, L स्क्वायर, यानी F1 देयरफॉर F1 और F2 क्या है, बराबर है। ठीक, दोनों बराबर है। ठीक, तो ये हमारा F1 F2 बराबर है। तो ये देखो, एक बात बताओ, वेक्टर अगर पढ़े हैं, ठीक, तो इनका रिजल्टेंट निकालना है। क्या निकालना है, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। ठीक, तो अगर आप वेक्टर पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि अगर ये एक वेक्टर है और इसके बाद एक वेक्टर ये है, ठीक, इनके बीच का एंगल थीटा है और ये रिजल्टेंट वेक्टर है आर, मान लेते हैं आर। यहां मान लिए ए वेक्टर हो गया और ये मान लिए बी वेक्टर। ठीक, तो रिजल्टेंट वेक्टर निकालना जानते होंगे, अंडर रूट में क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए का वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी का स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा। ठीक, ए बी कॉस थीटा, ये आप हमको लगता है कि पढ़े होंगे। 2ab cos थीटा होता है, 2ab cos थीटा, ये आपको याद होगा, पढ़े होंगे। ठीक, तो याद रखिए, यही फार्मूला यहां लगा रहा है। यहां देखो, अगर मान लेते हैं ये जो है F से डिनोट कर दिया गया, F1 F2 को मान लिया हमने F से कर लिया ताकि आसान हो जाए। तो बोलो ये क्या होगा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 120 डिग्री, ये होगा। तो F1 F2 बराबर है, तो ध्यान से देखो, F1 F का स्क्वायर ये लिख लिए, F का स्क्वायर, ये लिख लिए 2F का स्क्वायर cos 120 डिग्री। अब ध्यान से देखो, cos 120 डिग्री की वैल्यू निकालो। तो यहां एक बात बता दे रहे हैं, cos 120 की डिग्री होती है cos 90 प्लस 30 इक्वल टू साइन हो जाएगा 30 माइनस साइन 30 डिग्री। तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस साइन 30 डिग्री। तो रख दीजिए, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो माइनस 1/2। तो यहां आपका हो जाएगा माइनस 1/2। बात समझ में आई, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो अब ध्यान से देखिए, ये क्या होगा, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, F होगा। बात समझ में आ गई। तो ये आपका हो गया फोर्स, किस पे, हमारा बी पे। किस पे हुआ, हमारा बी पे जो फोर्स लगा वो कितना लगा, F लगा। ठीक,
तो ये हमारा निकल गया बी पॉइंट पे फोर्स। किस पे निकला है? इस पे। ठीक, किसके द्वारा लगा था? बी पे किसके द्वारा? तो इन दोनों के द्वारा। तो इन दोनों के द्वारा मतलब AC के द्वारा। तो लिख देंगे along AC। ठीक, तो ये हमारा निकल गया फोर्स along AC। ठीक, बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हम निकालते हैं इस पे। तो इस पे जो फोर्स होगा वही होगा कि इसके द्वारा क्यू स्क्वायर अपन एल स्क्वायर। इस पे जो फोर्स निकालेंगे ये वाला, वो भी यही होगा कि क्यू अपन एल स्क्वायर। इसका रिजल्टेंट मान लेते हैं एफ डैश निकालना है ना, इसको कर दो एफ डबल डैश। ठीक, तो रिजल्टेंट निकाल लो। ये भी दोनों बराबर ही होंगे क्योंकि ये दोनों क्वांटिटी बराबर है। तो यहां आपने एफ डबल डैश निकालेंगे तो क्या होगा? अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कास 120 डिग्री। तो बोलो ये क्या होगा? अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस ये आपका कैंसिल करा देंगे तो ये आपका माइनस एफ स्क्वायर होगा। कास 120 की वैल्यू क्या होती है? -1/2। तो ये भी क्या आएगा? एफ स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया तो ये एफ आएगा। ठीक, डबल डैश ये एफ आएगा। एफ की वैल्यू कितना है? एलॉन्ग किसके? एलॉन्ग किसके? ये आपका किसके आया? F2 ये है ना, तो ये एलॉन्ग AB के आया। तो AB। ठीक, तो यानी ये हो गया फोर्स। एक इसकी वैल्यू रख सकते हैं, कहां सकते हैं? इसकी वैल्यू रख सकते हैं। F की वैल्यू क्या है? के क्यू स्क्वायर बाई क्या? एल स्क्वायर। ठीक, यहां भी वही वैल्यू आएगी, मैग्नीट्यूड रख दो। ए क्यू क्यू के क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर एफ डबल डैश की वैल्यू होगी। अब इस पे देखो, इस पे भी फोर्स वही होगा जो निकालेंगे। के क्यू स्क्वायर अपन कितना होगा? एल स्क्वायर। ये भी आपका फोर्स कितना होगा? के क्यू स्क्वायर अपन एल स्क्वायर। ये मान लेते हैं ट्रिपल डैश है, एफ ट्रिपल डैश। तो इस पे जो फोर्स निकालेंगे वो कितना होगा? यहां जो है तो एफ ट्रिपल डैश इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा? एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर। अब देखो प्लस 2f स्क्वायर। यहाँ कास थीटा की वैल्यू कितना है? 60 डिग्री है, तो ये हो गया 60 डिग्री। अब रख दीजिए तो ये कितना होगा? तो कास 60 की वैल्यू क्या होती है? बोलो, ये जोड़ दो। 2f का स्क्वायर होगा प्लस 2f स्क्वायर और कास 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो ये 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये अंडर रूट क्या हो गया? 3f स्क्वायर बाहर निकल जाएगा तो अंडर रूट 3f होगा f 3 की वैल्यू। ठीक, तो यहाँ वैल्यू किसके एलांग है? बोलो, f3 किसके एलांग है? BC के एलांग है, तो यहाँ BC के एलांग कर देंगे यूनिट वेक्टर। ठीक ना, इस पे वेक्टर का चिन्ह देंगे। अगर मैग्नीट्यूड लिखना हो तो लिख देंगे मैग्नीट्यूड क्या लिख देंगे? तो ध्यान से देखो, चाहे मैग्नीट्यूड डायरेक्ट लिखो, वेक्टर फॉर्म में कोई जरूरी नहीं है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर एफ 3 की वैल्यू। ठीक, तो ये हो गया हमारा। तो ये मिल गया, एक ये हो गया और एक ये। तो इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे निकल गया। तो कर लीजिए। मिटा दें। तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ा सा 1 मिनट के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। थोड़ा सा करिए, जल्दी करिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ताकि सबके यहाँ पहुंच जाए। अब इसके बाद एक क्वेश्चन लेते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू पे। जैसे मान लेते हैं, नोट करिए, एक क्वेश्चन है, चार्ज ऑफ 5 म्यूसी
Q1 की वैल्यू दिया है 5 म्यू सी, ठीक, कामा 10 म्यू सी, ठीक, एंड -10 म्यू सी, ये दिया है, लिख लीजिए। प्लेस्ड इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC having each side equal 5 सेंटीमीटर, कितना 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द फोर्स रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज ए, तो देखो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक, जिसकी साइड दिया है 5 सेंटीमीटर, ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है। ए के लिए 5 यूनिट म्यू सी, बी के लिए 10 म्यू सी, सी के लिए आप -10 म्यू सी, ये लिख सकते हैं रिस्पेक्टिवली। देखो ए बी सी लगातार दिया तो इसलिए इसको 5 म्यू सी करेंगे, रिस्पेक्टिवली लिख लेना चाहिए था, छूट गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो ये है आपका, अब हमें निकालना है फोर्स किस पे, ए पे निकालना है, तो ए पे और कुछ नहीं ना दिया है, नहीं। अब ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे, ये दूरी चूंकि एल है तो इसको 0.05 मीटर कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखो यहां जो चार्ज है ये Q2 और यहां जो Q3 चार्ज है, और ये आपका चार्ज क्या है Q1 प्लस में, तो Q1 के इस पे जो फोर्स लगेगा इसके कारण वो किधर लगेगा, इधर लगेगा, मान लेते हैं F1, ठीक, इसके कारण इस पे जो फोर्स लगेगा अट्रैक्शन वाला फोर्स लगेगा यहां में, इन दोनों का रिजल्टेंट ये निकलेगा F, ठीक। तो अब ध्यान से देखो, अब हम एक काम करते हैं, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, तो ध्यान से देखो एंगल पे है ना, तो सबसे पहले हम F1 फोर्स निकाल लेते हैं। तो नाउ F1 फोर्स कूलम्ब्स लॉ के अनुसार क्या होगा, K Q1 Q2 यानी 5 म्यू सी। तो एक काम करते हैं, म्यू की वैल्यू जो है, चाहे एक म्यू की वैल्यू जो है कैलकुलेट कर लेते हैं, म्यू सी, इसको कन्वर्ट कर लो, 5 इंटू 10 के पावर -6 कूलम होगा। म्यू की वैल्यू क्या होती है, 5 इंटू 10 के पावर, म्यू की वैल्यू 10 के पावर -6 होती है, तो इसको भी 10 के पावर -6 कूलम, इसको भी 10 के पावर -6 कूलम लिखिए, ठीक। तो ये होगा 10 के पावर -6 इंटू ये क्या होगा 10 इंटू 10 के पावर -6 बटा L स्क्वायर 0.05 का स्क्वायर होगा, ठीक। इसको कैलकुलेट कर लो, तो F1 बराबर 10 × 5 = 50 के, ये होगा 50 और इंटू 10 के पावर -12 हो जाएगा, ठीक। और ये स्क्वायर करेंगे तो 0.0025 होगा ना। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, तो ये होगा K, ये होगा 5 इंटू 10 के पावर -11, एक घटा दिए, बटा ये देखो इसको लिखते हैं 25, तो कितना 1 2 3 4 यानी 4 जीरो से ऊपर गुना कर दें और नीचे करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा। अब ये 4 जीरो हटा देगा, तो ये K की वैल्यू क्या, K और 5 इंटू 4 हटा दो तो 10 के पावर कितना होगा -7 और बटा में 25 कटा दो तो 1 बटा क्या होगा 5 होगा। और एक बात बताओ, K की वैल्यू क्या होती है, रख दो यहाँ, तो ये होगा K की वैल्यू रख दिया जाए 9 इंटू 10 के पावर कितना होता है माइनस कितना होता है +9, ठीक ना, तो ये +9। तो अब देखो कटा दो तो ये हो जाएगा
9 पचे 45/25, तो ये 5 से कटा दो 5, तो ये होगा 9/5, और ये आपका कट जाएगा तो 2 जीरो बचेगा, यानी आपका क्या आ जाएगा, इसको आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 900/5, 5 से कटा दो, 5 एक कम 5, 4 5 चौको 20, 5 अट्ठे कितना होगा, 5 अट्ठे 40, ठीक। तो ये जीरो हो गया, न्यूटन क्या है, फोर्स है ना, तो न्यूटन हो गया, ठीक। ये हो गया आपका। अब इसके बाद बताओ, ये फोर्स मैग्नीट्यूड निकल गया F2, इसी प्रकार F2 निकाल लो। तो F2 जो निकालेंगे तो ध्यान से देखो, F2 निकाल ले रहे हैं तो ये होगा K Q1 Q2 अपान क्या होगा 0.05 का स्क्वायर, तो K की वैल्यू 9 इंटू 10 के पावर 9 और Q1 की वैल्यू 10 इंटू -6 और ये होगा 10 इंटू 10 के पावर -6, ठीक, बटा 0.05 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिएगा, ठीक ना, तो इसको पूरा अगर हम सॉल्व करें तो ये Q1 की वैल्यू गलत होगी, 5 होगा, तो इतना ही आएगा क्योंकि दोनों क्वांटिटी सेम है, ठीक। तो ये भी 180 न्यूटन आएगा, ठीक। अब रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट देखो F इक्वल टू √F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और cos थीटा, ये फार्मूला होता है। तो देखो ये आपका कितना है 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री, तो F1 की वैल्यू क्या है 180, तो 180 का स्क्वायर प्लस 180 का स्क्वायर और 2 इंटू 180 इंटू 180 इंटू cos 120, तो बोलो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो। तो ये अगर डायरेक्ट ये देखो इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, थोड़ा सा आसान कर दे रहा हूं, 180 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो देखो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा और cos 120 की वैल्यू -1/2, ठीक। तो ये आपका होगा √180 का, बाहर को निकाल दें 180 को स्क्वायर को, और ये हो जाएगा आपका 2 से 2 कैंसिल, ये 2 है 2 से 2 कैंसिल, तो 1 + 1 - 1 ये कैंसिल हो गया, तो कितना आएगा 180 न्यूटन। तो ये आपका रिजल्टेंट फोर्स कितना आया 180 न्यूटन है, ठीक। ये आपका निकालना था। तो मुझे आशा होगा कि समझ में आया होगा, कर लीजिए। ये इस टाइप का न्यूमेरिकल है, कुछ हम दे देंगे आपको और आप इसको इस टाइप के न्यूमेरिकल को कर लीजिएगा एनसीईआरटी में, ठीक। अब आगे जो है अगला टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको कल बताएंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और थोड़ा सा कमेंट करिए। तो देखे फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ तो समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिखिए कि यस सर समझ में आ रहा है। तो मुझे आशा होगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए होंगे। जय हिंद जय भारत।